तो आज की वीडियो में मैं बताया आपको कि फाउंडेशन क्या है और क्यों है, और मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करने वाला हूँ। फाउंडेशन और फुटिंग को लेके बहुत ज़्यादा चर्चे चलते हैं, ठीक है। फाउंडेशन और फुटिंग को लेकर कि दोनों सेम है बोलते हैं बास लोग, तो ये अलग है। फाउंडेशन क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और फुटिंग क्या है, फाउंडेशन का पार्ट है, ठीक है। फुटिंग फाउंडेशन का पार्ट है और फाउंडेशन क्या है, एक पार्ट है बिल्डिंग का और एक स्ट्रक्चर का। तो ये वीडियो आप क्या करिए, लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो के मैं 3 पार्ट्स रखा। एक पार्ट में मैं 3 पॉइंट्स में समझाया। एक पॉइंट में मैं समझाया कि कहाँ सूटेबल है, ठीक है, इसको सूट कहाँ सूट होती नहीं, यूज़ कहाँ होती ज़्यादातर। और एक पॉइंट में मैं बताया कि किसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है, इसने कहाँ कैसे किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। और तीसरे पॉइंट में मैं बताने की कोशिश करा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस इन द सेंस ड्रॉबैक या लिमिटेशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये बताने की कोशिश करा। तो 3 तरीके से मैं 3 स्टेप्स में मैं कोई भी फुटिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश करा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगी, एंड तक देखिए। फाउंडेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या है, क्यों है और क्या बोलना चाहिए, इसके कितने टाइप्स है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। फाउंडेशन बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी स्ट्रक्चर का एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता, आपके स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करता सब सॉइल के अंदर, ये सब सरफेस में आता है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, सब सरफेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जमीन के नीचे रखता है। आप फाउंडेशन नहीं देख सकते कोई भी बिल्डिंग का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि फाउंडेशन कौन सी बिल्डिंग का कैसा डाले देखना है, तो आप नहीं देख सकते क्योंकि वो फाउंडेशन जमीन के नीचे रहता। तो ये बहुत जमीन इन्हें दिख के नहीं आता, लेकिन बोलते देखिए आप कि बाज जने दिख के नहीं आते लेकिन बहुत ज्यादा काम कर देते। तो इसी तरीके से इसका इन्हें दिख के नहीं आता, इसके फंक्शन नहीं रहता कुछ भी ज्यादा, ठीक है। इन अपीयरेंस में नहीं रहता कुछ भी, बिल्डिंग से इसको कुछ भी लेना देना नहीं रहता बिल्डिंग से, लेकिन इन्हें इतना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर डिपेंड रहता। सो फाउंडेशन का अगर मैं मेन पर्पस बोला तो इन्हें क्या करता है, आपकी जो कोई भी स्ट्रक्चर का वेट रहेगा, जो कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड एक्ट होंगे, डेड लोड, उसका सेल्फ वेट, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, सेस्मिक लोड्स रहेंगे जो कुछ भी, तो उसको क्या करेंगे, उन्हें ट्रांसफर करेंगे सब सॉइल के अंदर, ठीक है। ये ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है अपने अंदर, क्योंकि जितनी यूनिफॉर्मली लोड ट्रांसफर होगा उतनी आसानी से उतना आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा सेटलमेंट से और फेलियर से, आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो अलग अलग टाइप्स के फाउंडेशन है। बेसिकली 2 टाइप्स के फाउंडेशन है, क्लासिफाई करें तो। एक रहता है शैलो फाउंडेशन और एक रहता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन ऐसे फाउंडेशन को बोलते हैं आप जिसकी जो है ना डेप्थ लेस देन 5 टाइम्स ऑफ दी विड्थ है, ठीक है। अगर विड्थ की जो विड्थ लंबाई रहेंगी, डायमेंशन रहेंगे विड्थ के, अगर उसको मैं 5 से इंटू करा, ठीक है, तो उसकी डेप्थ कम रहेंगी और वो 5W ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से डीप फाउंडेशन वो फाउंडेशन को बोलते हैं आप जिसकी डेप्थ ज्यादा रहेंगी 5 टाइम्स ऑफ दी विड्थ से। देखिए ये आपका फाउंडेशन है। अगर जो आपका फाउंडेशन है, अगर उसकी विड्थ, अगर उसकी जो डेप्थ रहेंगी, अगर वो लेस देन रहेंगी 5 टाइम्स ऑफ दी विड्थ से, यानी जो विड्थ है उसकी, अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 टाइम्स की विड्थ ज़्यादा रहेंगी वैल्यू और डेप्थ की वैल्यू कम रहेंगी, तो ऐसे फाउंडेशन को बोलेंगे आप शैलो फाउंडेशन, ठीक है। तो इन्हें दिखने में करीब करीब स्क्वायर के शेप का दिखेंगे आपको, ठीक है, स्क्वायर शेप मिलेगा इसका। और जबकि आप देखेंगे शैलो फाउंडेशन को, वो डीप फाउंडेशन को, तो डीप फाउंडेशन में इसकी जो डेप्थ रहेंगी वो ज़्यादा रहेंगी 5 टर्म ऑफ दी विड्थ से, यानी विड्थ को अगर मैं 5 से इंटू करा, ठीक है, तो 5 टर्म ऑफ दी विड्थ क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी, और डी की वैल्यू जो है ना ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। जो डी की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो उसको बोलेंगे आप डीप फाउंडेशन। इन्हें देखने में रेक्टेंगुलर के शेप में दिखता है आपको जनरली, और इन्हें आपको जो है ना स्क्वायर के शेप में दिखता, करीब करीब नियरली स्क्वायर शेप में दिखता, और इन्हें आपको जो है ना डीप रेक्टेंगुलर यानी बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर के शेप में आपको दिखता। ये फ़र्क था शैलो में और डीप में। तो स्टार्ट करेंगे अपन शैलो फाउंडेशन से। शैलो फाउंडेशन में अलग अलग टाइप्स है, जैसा कि वॉल फुटिंग हो गया। तो स्टार्ट करेंगे अपन। वॉल फुटिंग एक ऐसी फुटिंग है जो आप प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के अंदर। इसके 2 अलग अलग और नाम है, जैसे कि स्ट्रिप फुटिंग भी इसका ही नाम है और कंटिन्यूस फुटिंग भी इसका ही नाम है। तो इसमें बेसिकली करती है कि आपकी लोड बेरिंग वॉल रहती, ठीक है। लोड बेरिंग वॉल से क्या होता है, डायरेक्टली फुटिंग के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इसके अंदर आपको जो है ना कोई एडिशनल कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी केस में आप प्रोवाइड करते हैं जब कभी भी आपका स्ट्रक्चर लाइट वेट रहा और आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इनफ रही होल्ड करने के लिए, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है एक सर्टेन डेप्थ तक, ठीक है। यानी बस आपको ग्राउंड फ्लोर तक ही छोड़ना है, बस फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर तक अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट आपको लिमिटेड रखना है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, वॉल फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। वॉल फुटिंग बहुत ज्यादा चीप रहती। इसमें बेसिकली आपको करना यह रहता है कि आपको पहले एक एक्सकेवेट कर लेना रहता है पिट। वो एक्सकेवेट करने के बाद उसके अंदर क्या करना, वो पिट की जो विड्थ रहेंगी वो ज्यादा रहना विड्थ के वॉल से, ठीक है। वॉल की जो विड्थ रहेंगी उससे ज्यादा रहना आपकी ट्रेंच जो आप करे खुद एक्सकेवेट करे। उसमें आपको पहले क्या करना है, कंक्रीट लेयर डालना है,
ठीक है। 1:2:4 या 1:3:6 का आपको रेशियो देखना पड़ेगा। इसके अंदर आप स्टोन के चिप्स भी इस्तेमाल करते और आप इसके अंदर क्या बोलना चाहिए, ब्रिक भी इस्तेमाल करते। ब्रिक के जो ब्रोकन बैट्स रहते वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल करते स्ट्रेंथ आने के वास्ते। जनरली आप सुने होंगे कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा वीक रहता। कंप्रेशन तो अच्छे से तरीके से संभाल लेता, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ की जब बात आती तो उसमें उन्हें बहुत ज्यादा वीक रहता। तो ऐसे केस में जब आप क्या रहेगा, आपका जो ग्राउंड रहेगा उन्हें ऊपर की तरफ उसको ढकलता और उसका लोड नीचे की तरफ आता। तो ऐसे केस में टेंसाइल मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते। तो आपकी कंक्रीट को आप सेफ रखने के लिए कभी कभी आप उसके अंदर स्टील भी मिला देते। अगर उसके अंदर स्टील मिलाते आप उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ से, आप टेंसाइल फोर्सेस से आप सेफ रखने के लिए, अगर उसके अंदर स्टील नहीं मिले तो वो हो जाता आपका कंक्रीट फुटिंग। वॉल फुटिंग से वो हो जाती स्पेशल टाइप कंक्रीट फुटिंग हो जाती है, अगर उसके अंदर आप स्टील नहीं मिला तो। ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन तो आप समझ गए होंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो ये है कि ये लाइट वेट स्ट्रक्चर के वास्ते एप्लीकेबल है और ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी हाइट बिल्कुल लिमिटेड रहना। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ऐसे बस स्ट्रक्चर के लिए लिमिटेड है और ये सूटेबल नहीं है जब कभी भी आपके पास हैवी लोड्स रहेंगे, यानी ज्यादा लोड्स अगर एक्ट हो रहे, ज्यादा स्ट्रक्चर का लोड है, तो ऐसे केस में बिल्कुल भी ये फुटिंग सूटेबल नहीं है, इन्हें फेल हो जाती। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करा फुटिंग के बारे में तो वो है स्प्रेड फुटिंग, और इसका और एक नाम है आइसोलेटेड फुटिंग या सिंगल कॉलम फुटिंग भी बोलते हैं इसको जनरली आप। इसमें बेसिकली करते हैं कि आपकी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं फुटिंग में। कॉलम क्या होता है, नीचे डायरेक्टली जाके क्या करता है, एक फुटिंग की मेश प्रिपेयर करते हैं आप। ठीक है। मेश बनाते हैं आप फुटिंग के, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ये प्लेस रहती है नीचे। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कॉलम से मेश के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होकर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता। ये सूटेबल कहाँ है, ये वहां सूटेबल है जहां कहीं भी आपकी सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी एट ए सर्टेन डेप्थ, यानी थोड़ी डेप्थ खोदने के बाद अगर आपको अच्छी सॉइल मिल जा रही, इनफ सॉइल मिल जा रही, तो वैसे केस में आपको आइसोलेटेड फुटिंग सूटेबल है। और वहां सूटेबल है जब कभी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती कंस्ट्रक्शन में, ये फुटिंग मोस्ट वाइडली यूज फुटिंग है कंस्ट्रक्शन में। और बोले तो ये वहां इस्तेमाल होती है जब कभी आपका लोड मॉडरेट रहेगा, यानी मीडियम रहेगा, ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, मीडियम जो लोड रहेगा वहां पे आप ऐसी फुटिंग इस्तेमाल करते हैं। ये फुटिंग में बेसिकली आपको करना यह रहता है कि आपको एक्सकेवेट कर लेना रहता है ट्रंच, जो कोई भी आपको जहाँ कहीं भी फुटिंग बनाना है वो एक्सकेवेट करने के बाद, वहां गड़ा बनाने के बाद उसमें नीचे आपको हिस्से में क्या करना रहेगा, सीसी सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग, वो बेड डालना रहेगा आपको, सीसी बेड डालना रहेगा। ठीक है। सीसी बेड डालने के बाद ये सीसी बेड का थिकनेस जो है बेसिकली 100 से 150 mm तक रहेगा इसकी थिकनेस। उसके ऊपर आपको मेश प्रोवाइड करना रहेगा स्टील का। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक स्टील, वाई डायरेक्शन में एक स्टील, मेश के बाद उसके ऊपर आपको कॉलम बैठेगा। इसके तीन अलग अलग टाइप्स रहते अगर मैं बोला तो। इसमें बेसिकली आप करते क्या, एक रहता स्प्रेड फुटिंग, सिंपल स्प्रेड फुटिंग, और एक रहता आप स्टेप फुटिंग। ठीक है। एक स्टेप बनता कॉलम से, फिर नीचे आके फुटिंग में मिल जाता, तो स्टेप फुटिंग, और एक रहता स्लोप फुटिंग। ठीक है। ये तीन अलग अलग टाइप के क्रॉस सेक्शन है, तीनों में से आप कौन सा भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबिलिटी। आप कौन सी भी स्ट्रक्चर, कौन सी भी शेप दे सकते हैं इसके अंदर, और ये तीन अलग अलग शेप्स थे इसके अंदर। और इसके डिसएडवांटेजेस मतलब ये है कि ये इन्हें क्या रहता, ज्यादा कॉस्टली रहता एज कम्पेयर टू वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग और कंक्रीट फुटिंग के कंपैरिजन में इन्हें थोड़ा ज्यादा कॉस्टली रहेगा। और जब आपकी सॉइल जो है अच्छी कैपेसिटी रहना, बेरिंग कैपेसिटी उसकी जब ज्यादा रहना, ऐसे केस में आप क्या करते हैं, ये फुटिंग को प्रोवाइड करते एट ए ग्रेटेड डेप्थ, थोड़ा खोदने के बाद बेरिंग कैपेसिटी आपको अच्छी खासी मिल जाना, वैसे केस में आप ये फुटिंग प्रोवाइड करते। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करा तो वो है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग बेसिकली एक अलग फुटिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, टाइप है आइसोलेटेड फुटिंग में। ये टाइप आप जब कभी प्रोवाइड करते हैं जब दो कॉलम है आपके, और वो दो कॉलम क्या है, स्पेस उन लोगों की जो है करीब करीब है, यानी एक दूसरे के आजू बाजू कह लो। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, दो कॉलम्स के वास्ते सिर्फ एक ही फुटिंग रहती, यानी नीचे एक ही फुटिंग रहती। क्यों अलग दो अलग अलग डालना बोल के आप क्या करते हैं, दोनों को फुटिंग को एक साथ मिला के कंबाइन कर देते हैं। यानी कंबाइंड फुटिंग का मकसद ये है कि दो कॉलम्स के लिए, दो कॉलम्स के लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही फुटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये इसमें बेसिकली आप करते हैं कॉलम में कि दो तरीके के आप क्या करते हैं, टाइप प्रोवाइड करते हैं। एक है रेक्टेंगुलर और एक है ट्रेपेजॉइडल। रेक्टेंगुलर जब कभी आप इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी आपका जो कॉलम है वो कॉलम, दोनों कॉलम बराबर के लोड क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। दोनों कॉलम बराबर साइज के हैं और दोनों कॉलम बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी बराबर है। ठीक है। और ट्रेपेजॉइडल वो केस में इस्तेमाल करते हैं जबकि एक कॉलम छोटा है या कम लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, यानी कम लोड नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, और दूसरा कॉलम क्या है, बड़ा है और ज्यादा लोड क्या कर रहा, बियर कर रहा। ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, ये तरफ वाली जो छोटा कॉलम है, ये फुटिंग को आप क्या करते हैं, यहाँ से नैरो कर देते, यानी यहाँ से छोटा कर देते, और जो बड़ा कॉलम है आपका, ये बड़े कॉलम की फुटिंग को आप क्या करते, थोड़ा बड़ा कर देते। तो ऐसा ट्रेपेजॉइडल शेप आपको देखने को मिलता।
तो इसी तरीके से दो तरीके के कंबाइंड फुटिंग रहते हैं, एक रहती क्या रहती है आपको रेक्टेंगुलर और एक रहती है आपको ट्रेपेजॉइडल, दोनों अलग अलग रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करा तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जो कंबाइंड फुटिंग आपको डिजाइन करना रहेगा, ये डिजाइनिंग क्या है, थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड फुटिंग। तो फिर अगर मैं नेक्स्ट फुटिंग के बारे में बात करा तो वो है मैट और रैप फाउंडेशन। मैट और रैप फाउंडेशन जहां कहीं भी सूटेबल है जब आपकी बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की एक्सट्रीमली पुअर है, यानी बहुत कमजोर है आपकी सॉइल और आपका जो लोड है वो लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोड क्वाइट हैवी है और आपका जो एरिया है जो लोडिंग का वो भी बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में क्या करते हैं आप मैट और रैप फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं और आपको सॉइल क्या है, अच्छी बेरिंग कैपेसिटी की सॉइल खोदने के बाद भी नहीं मिली, ठीक है, एट ए डेप्थ पे भी नहीं मिल रही, तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, मैट और रैप फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। 3 सुटेबिलिटी फैक्टर है अगर देखा गया तो, जहां जहां भी इसको प्रोवाइड करना है सुटेबल है, 3 है। पहला है देखिए आप जब कभी भी बेरिंग कैपेसिटी एक्सट्रीमली पुअर रही, जब कभी भी आपका लोड हैवी रहा, जब और आपका जो एरिया रहा जहां पे आपको लोड स्प्रेड करना है वो बहुत ज्यादा रहा, जब 3 केसेस की वजह से आप क्या करते हैं, ये फुटिंग को प्रोवाइड करते हैं। ये फुटिंग कंस्ट्रक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक कंटिन्यूस स्लैब पहले बिछा देते हैं आप ग्राउंड के ऊपर। ये स्लैब क्या होता है, सॉइल के ऊपर रेस्ट करता और इन्हें इवनली क्या करता, डिस्ट्रीब्यूट करता। ये स्लैब के अंदर इन्वर्टेड बीम्स रहते, अगर इन्वर्टेड बीम्स में, अगर इन्वर्टेड जो बीम्स है आपके, अगर वो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट हो रही तो उसको बोलते हैं आप मेन बीम या प्राइमरी बीम। अगर बीम टू बीम कनेक्ट हो रहे तो उसको बोलते हैं आप सेकेंडरी बीम। उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, टू मच एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू दूसरे जो फाउंडेशन रहते, फुटिंग्स रहते हैं उसके कंपेरिजन में टू मच इन्हें क्या रहता, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता। ये इसका बहुत बड़ा मेन डिसएडवांटेज है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता आपको खाली फाउंडेशन ले करने में, बहुत ज्यादा चल जाता आपका पैसा वहां पे। और दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको एडिशनल ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ता है फाउंडेशन के वास्ते, कि पानी जो है वो फुटिंग के नीचे जाके बैठ जाना नहीं, फुटिंग के नीचे जाके बैठ जाना नहीं, तो सेटलमेंट्स होता और आपका फाउंडेशन क्या हो सकता, सेटल हो सकता और आपके फाउंडेशन में डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता आपको। तो इसीलिए आपको इंश्योर करना पड़ता कि आपके फुटिंग के नीचे कोई भी पानी ट्रैप नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए आपको एडिशनल ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता पानी को फ्लो करने के वास्ते। ये इसके 2 डिसएडवांटेजेस थे। मैं अगर नेक्स्ट जो मैं बात करा तो वो फुटिंग का नाम है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में बेसिकली आपको कब प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैप फुटिंग, जब कभी भी आपकी लोडिंग एसेंट्रिसिटी रहती, ठीक है, एसेंट्रिक लोडिंग रहती, ठीक है, इम्बैलेंस लोडिंग रहती, जब प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी आपकी फुटिंग जो है या आपका कॉलम जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है तो इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा पॉइंट, स्ट्रैप फुटिंग जब इस्तेमाल करते हैं जब कंबाइंड फुटिंग अनइकोनॉमिकल साबित होती, ठीक है, कंबाइनिंग करना 2 फुटिंग को अनइकोनॉमिकल साबित होता है या बहुत ज्यादा उसमें खर्चा आता, वैसे केस में आप स्ट्रैप फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा पॉइंट, आप स्ट्रैप फुटिंग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां जब कभी भी आपकी बाउंड्री वॉल खत्म हो जा रही और आप प्रॉपर फुटिंग नहीं डाल सक रहे, तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और एक रीज़न ये भी है स्ट्रैप फाउंडेशन इस्तेमाल करने का कि अगर आपकी बाउंड्री वॉल आके अगर आपका ये फुटिंग ख़त्म हो गई, ठीक है, फुटिंग एक्चुअली में इतनी रहना था, ठीक है, ये साइज़ की रहना था फुटिंग, लेकिन बीच में अब आपकी बाउंड्री वॉल ख़त्म होने की वजह से आपको फुटिंग इंच ख़त्म कर देना पड़ा, तो ऐसे केस में क्या हो जाता, लोडिंग क्या होती, एसेंट्रिसिटी आ जाती लोडिंग के अंदर, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता आपका लोड, तो ऐसी केस में और इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती क्योंकि फुटिंग यहाँ पे आप नहीं डाल सकते ना, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती। तो वैसे केस में आप क्या करते, स्ट्रैप बीम का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रैप बीम क्या है, रिजिड कॉन्क्रीट बीम है, ये कॉन्क्रीट बीम का इस्तेमाल करके क्या करते हैं आप दूसरे फुटिंग से इसको सपोर्ट देते हैं आप। तो ये भी एक केस है जिसमें क्या करते हैं आप स्ट्रैप बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्ट्रैप बीम जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो रही है वो फाउंडेशन को बोलते हैं आप स्ट्रैप फाउंडेशन। स्ट्रैप फुटिंग की कंस्ट्रक्शन बेसिकली ऐसा है कि दो जो फुटिंग रहेंगे आपके उसको आपको क्या करना है, एक बीम से कनेक्ट करना है। वो बीम रिजिड कॉन्क्रीट बीम रहती, वो बीम को आप जनरली स्ट्रैप बीम भी बोलते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको जो है ना बहुत मोर फोकस रहना पड़ता कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि क्या हो जाती है, गलती हो जाती है बहुत, इसका जो डिजाइनिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहती है, इसकी वजह से आपको मोर फोकस रहना पड़ता कंस्ट्रक्शन फील्ड पे। और दूसरा पॉइंट डिसएडवांटेजेस का ये है कि इसका खुद की डिजाइनिंग बहुत मोर डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है इसका कि ये जब तक आप प्रोवाइड नहीं करते, जब तक आपको सिचुएशन ये नहीं बोलती कि ये प्रोवाइड करो, यानी जब तक आप मजबूर नहीं हो जाते प्रोवाइड करने पे, जब तक आप प्रोवाइड नहीं करते, ये इतनी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट रहने की वजह से, मतलब डिफिकल्ट ने कॉम्प्लेक्स रहने की वजह से स्किल्ड वर्कर्स को डिमांड करना पड़ता, आपको हायर करना पड़ता आपको ये कंप्लीट करने के वास्ते। नेक्स्ट बात करा तो है ग्रिलेज फाउंडेशन, और मैं यकीन जानता हूँ कि कोई भी आप लोगों में से ग्रिलेज फाउंडेशन को नहीं जानता होगा, बहुत कम सुनने में आता और बहुत कम इस्तेमाल होता लेकिन दिखने में बहुत कम आता। ग्रिलेज फाउंडेशन
आप कहाँ यूज करते हैं, कहाँ सूटेबल है, 3 जगह सूटेबल है। जब कभी आपकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत लेस है, ठीक है, सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है कम है, और आपको डेप्थ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप ज्यादा नहीं खोद सकते ग्राउंड में, डेप्थ रिस्ट्रिक्शन है, आपको डेप्थ एक लिमिटेड हद तक खोद सकते हैं आप, ठीक है, वो केस में। और तीसरा जो केस है, जब आपका लोड बहुत ज्यादा हैवी है, वो केस में। पहला है आपको बेरिंग कैपेसिटी अगर आपकी सॉइल की कम है, वो केस में। और दूसरा है आपको जब कभी भी आपकी डेप्थ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप ज्यादा नहीं खोद सकते जमीन के अंदर, वो केस में। और जब जब कभी भी आपका लोड बहुत ज्यादा क्वाइट हैवी है, ठीक है, वो केस में। ये 3 केसों में आप क्या करते हैं, ये 3 केसों को देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन में आप बेसिकली करते ये कि आपका ये मेनली यूज होता है स्टील स्टैंशंस में, स्टील स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन को। ये फाउंडेशन में बेसिकली क्या होता है, कॉलम रहता आई सेक्शन का, और आई सेक्शन के चैनल्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं आप। तो इन्हें क्या होता है, नीचे आने के बाद आप देख रहे होंगे आई सेक्शंस रहते, ठीक है, उसके नीचे और एक आई सेक्शंस रहते नीचे के लेयर में, उसके नीचे के लेयर में और एक आई सेक्शंस रहते, आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो पहला जो आई सेक्शन है, इसको आप क्या करते, प्लेस करते। जो नीचे सेकंड लेयर का रहता, उसमें आप क्या करते, परपेंडिकुलर प्लेस करते फर्स्ट लेयर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर फर्स्ट लेयर ऐसा ऐसा रखे, इस तरीके से रखे, तो सेकंड लेयर आप ऐसा नहीं रखते, ऐसा रखते सेकंड लेयर, ठीक है, परपेंडिकुलर रखते, ट्रांसफर डायरेक्शन में रखते, इसको ट्रांसफर डायरेक्शन में आप इसको प्रोवाइड करते। तो आपका थर्ड लेयर है, फिर इसको आप क्या करेंगे, सेकंड लेयर के परपेंडिकुलर में रखेंगे, ठीक है, सेकंड लेयर ऐसा है, थर्ड लेयर ऐसा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। जब कभी भी आपका नॉर्मल लोड रहेगा, एक लेयर काफी है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते। जब लोड ज्यादा रहेगा, 2 से 3 लेयर लग सकते हैं आपको ये इसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते। और जो रिमेनिंग स्पेस रहेंगी आपकी, वो रिमेनिंग स्पेस को आप क्या करेंगे, कंक्रीट से फिल कर देंगे। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जो आपका स्टील जॉइंट रहता, डिसएडवांटेजेस से एक पहले पॉइंट सुन लीजिए आप। ग्रिलेज फाउंडेशन 2 तरीके के मटेरियल से बनते हैं, एक रहता स्टील और एक रहता टिम्बर। दो उससे बनते हैं आपके। अगर स्टील से बन रहा है तो उसको बोलते हैं स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन। अगर आपका टिम्बर से बन रहा है तो आप बोलते हैं टिम्बर ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है, टिम्बर ग्रिलेज फुटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि जो कोई भी जॉइंट्स रहेंगे, जॉइंट्स जहां कहीं भी रहेंगे, वहां पे क्या होता है, करोजन होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरा डिसएडवांटेजेस ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, यानी ज्यादा अगर आपके फ्लोर से, वैसे बिल्डिंग्स के वास्ते ये फाउंडेशन सुटेबल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइप है डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन नाम से, ठीक है। शैलो फाउंडेशन अपना खत्म हो गया, अब अपन आएंगे डीप फाउंडेशन में। डीप फाउंडेशन में एक टाइप है पाइल फाउंडेशन नाम से। तो बेसिकली डीप पाइल फाउंडेशन में आप इस्तेमाल करते हैं पाइल का। पाइल एक लॉन्ग सिलेंडर मेंबर रहता सर्कुलर शेप में, इसको आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं लोड ट्रांसफर करने के वास्ते, ठीक है। पाइल के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर आपकी पाइल जो है, ठीक है, अगर एक पाइल इस्तेमाल हो रही एक कॉलम या एक पियर के वास्ते, ठीक है, एक कॉलम एक पियर के वास्ते आपकी एक पाइल इस्तेमाल हो रही, तो उसको बोलते हैं आप सिंगल पाइल, ठीक है, सिंगल पाइल फाउंडेशन बोलते हैं उसको आप, ठीक है। लेकिन मल्टी पाइल इस्तेमाल हो रही है आपकी एक कॉलम के वास्ते, यानी एक कॉलम का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते मल्टी पाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो वैसे केस में आप बोलते हैं ग्रुप पाइल फाउंडेशन, ठीक है, ग्रुप पाइलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी एक से ज्यादा पाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आप आपके एक कॉलम के लिए, ठीक है, जब लोड ज्यादा रहेगा, वैसे केस को बोलते हैं आप ग्रुप पाइलिंग, ठीक है। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ पाइल रहते हैं अलग अलग मटेरियल के बेसिस पे। इस तरीके से अगर कास्ट आयरन नाम का मटेरियल में इस्तेमाल करो तो बोलते हैं आप कास्ट आयरन पाइल, ठीक है। सैंड का इस्तेमाल करो तो बोलते हैं आप सैंड पाइल। सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करो तो आप बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट पाइल। स्टील का इस्तेमाल करो तो आप बोलते हैं स्टील पाइल। आयरन वर्थ का इस्तेमाल करो तो बोलते हैं आप आयरन वर्थ पाइल, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक से ज्यादा कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो पाइल को बोलते हैं आप कंपोजिट पाइल। ठीक, अलग अलग क्लासिफिकेशन रहते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल्स के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन रहते हैं। और एक क्लासिफिकेशन रहती पाइल की, वो रहती कैस्ट इन सीटू। कैस्ट इन सीटू आप याद रख लीजिए वर्ड, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अपने सिविल इंजीनियरिंग में। कैस्ट इन सीटू का मतलब है एट साइड पे आप कैस्ट करें, यानी साइड पे पाइल को बना रहे या कोई भी चीज को बना रहे, वो उसको बोलते हैं आप कैस्ट इन सीटू। तो कैस्ट इन सीटू पाइल रहती कि आप साइड पे बना रहे, और एक प्री कैस्ट पाइल रहती जो कि आप पहले बना रहे कहीं दूसरी जगह, फिर बाद में आप साइड पे लेके आ रहे, उसको बोलते हैं आप प्री कैस्ट पाइल। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बोला इसकी सूटेबिलिटी के बारे में, कहाँ इन्हें सूट होता, तो इन्हें सिल्टी और क्ले सॉइल में आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ता। जब कभी भी आपका हार्ड स्ट्रेटा जो है सॉइल के बहुत डीप नीचे है और उसको खोदना, एक्सकेवेट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता आपको, वैसे केस में आप क्या करते, पाइल का इस्तेमाल करते। और आपको ये बहुत ज्यादा देखने मिलता हाईवे ब्रिजेस में, रेलवे ब्रिजेस में, और ऐसी जगहों पे जहां पे पानी है, वाटर बॉडी से, वहां पे ब्रिज बनाने में, ठीक है, हैवी कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज्यादा लोड का काम है, ब्रिजेस में और ट्रांसमिशन टावर्स में, और
आप जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते हैं आप ब्रिज अबेटमेंट्स में, ओवरहेड टैंक्स बनाने के वास्ते भी इसका इस्तेमाल होता है। और जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है, जहां कहीं भी आपके पास पानी है बहुत ज्यादा, अब वो पानी को निकाल के ड्राई कंडीशन में फुटिंग प्लेस करना, ड्राई कंडीशन में काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है या इम्पॉसिबल रहता उतने ज्यादा पानी को बाहर निकालना। तो वैसे केस में आप पाइल का इस्तेमाल करते, ठीक है। पाइल क्या होता है, बेसिकली होल बनाता, होल बना के क्या होता है उसके अंदर जाता, जाके डीप स्ट्रेटा पे टच हो जाता, ठीक है। इसमें भी दो क्लासिफिकेशन रहते, अगर पाइल आपका डीप स्ट्रेटा में जाके टच हो गया तो उसको बोलते हैं एंड बेरिंग पाइल। अगर आपका डीप स्ट्रेटा में जाके टच नहीं हुआ अगर आपका पाइल, ठीक है, बहुत ज्यादा खोदने के बाद भी आपका डीप स्ट्रेटा नहीं मिल रहा कुछ वजह से, तो वैसे पाइल को बोलते हैं आप एंड फ्रिक्शन रेसिस्टेंस पाइल या फ्रिक्शन पाइल बोल के भी बोलते हैं आप। एंड बेरिंग पाइल अगर टच होगा, अगर टच नहीं हो सका और ज्यादा डीप है तो आप बहुत ज्यादा नहीं खोद सकते ये पाइल को, तो यहाँ पे आप रोक देते पाइल को। रोकने के बाद ये पाइल जो रहेगा उन्हें क्या रहेगा, फ्रिक्शन के बेसिस पे क्या करेगा, रिलाई करेगा। इसके देखिए ये जो पाइल फाउंडेशन है ना, इसको बोलते हैं आप एंड बेरिंग पाइल। ये पाइल जब ड्राइव हुआ ग्राउंड के अंदर तो इन्हें हार्ड स्ट्रेटा जो है, ये हार्ड स्ट्रेटा पे जाकर रेस्ट कर रहा है इन्हें, तो इसको नीचे से सपोर्ट मिल रही, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं आप एंड बेरिंग पाइल, यानी इन्हें एंड पे जाके क्या होगा, बेयर हो रहा, ठीक है, हार्ड स्ट्रेटा पे बेयर हो रहा। लेकिन कुछ वजह से अगर आपकी इसकी डेप्थ ज़्यादा है या कुछ वजह से अगर आप ये एंड तक अगर इसको नहीं पहुंचा सक रहे, तो इसकी बजाय आप क्या करते, पाइल को यहीं एंड कर देते। तो ये जो पाइल रहेगा ना, ये फ्रिक्शन के बेसिस पे रिलाई करेगा। फ्रिक्शन इन द सेंस ये सॉइल जो सराउंडिंग है ना सर्कमफ्रेंस में पाइल के, ये सॉइल क्या करेंगे, इसको नीचे जाने से क्या करेंगे, रोकेंगी। तो इसको बोलते हैं आप फ्रिक्शन पाइल। ये पाइल को बोलते हैं आप एंड बेरिंग पाइल, और ये पाइल फाउंडेशन को बोलते हैं आप फ्रिक्शन पाइल, ठीक है। ये फ्रिक्शन पाइल क्या है, लेस कन्वीनियंट है, लेस इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एंड बेरिंग पाइल, क्योंकि इसको नीचे से सपोर्ट मिल रही, इसको नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रही। तो जनरली आप क्या करते, फ्रिक्शन पाइल को क्या करते, कम लोड्स के लिए प्रीफर करने की सोचते, क्योंकि इसको ज़्यादातर नीचे से सपोर्ट नहीं मिलती और इन्हें फ्रिक्शन के बेसिस पर रिलाई होता, तो इसको ज़्यादा आप प्रीफर करने की कोशिश करते। लेकिन कुछ वजह से क्या होता, आपको नीचे सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आपको यहीं एंड कर देना पड़ता आपका पाइल। तो ऐसे केस में आप फ्रिक्शन पाइल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको बैक जाना पड़ता मैट और रैफ्ट फाउंडेशन में। जैसा अपन मैट और रैफ्ट फाउंडेशन पढ़े थे, मैट और रैफ्ट क्या है, कंटिन्यूस स्लैब है जिसमें क्या रहती, मेन बीम रहती है और एक सेकेंडरी बीम रहती। ये मैट और रैफ्ट फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता अगर आपको ये फ्रिक्शन बेस्ड पाइल अगर आपको कन्वीनियंट नहीं दिख रहा तो। डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैट और रैफ्ट फाउंडेशन जैसा एक्सपेंसिव था अपन जैसा पढ़े थे, उसके कंपैरिजन में ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इसके वास्ते जो है ना, आपका जो पाइल जब आप डालेंगे कंक्रीट का, जब आप कंक्रीट का पाइल डाल रहे होंगे तो कंक्रीट के अंदर जो पानी रहेगा तो ड्राई सॉइल जो रहेंगी वो पानी को पी लेंगी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को नहीं मिलती। और इसके वास्ते बहुत ज्यादा एडवांस मशीनरी सेटअप्स आपको करना पड़ता, और आपको जो है ना स्किल वर्कर्स इसके लिए अडॉप्ट करना पड़ता। ये पाइल फाउंडेशन के वास्ते हर कोई भी कॉमन लेबर इसको नहीं कर सकता। कट। तो नेक्स्ट टाइप है, अगर मैं बात करा तो वेल फाउंडेशन, ठीक है। वेल फाउंडेशन का और एक नाम है ओपन कैशन। वेल फाउंडेशन को और एक आप ओपन कैशन भी बोलते हैं। ओपन कैशन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होते रहता वेल फाउंडेशन का, तो इन्हें ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से क्या रहता, ओपन रहता, ठीक है। बीच में एक शेप बनता सर्कुलर का, उसको आप वेल फाउंडेशन बोल के बोलते हैं। तो वेल फाउंडेशन में बेसिकली कहाँ अडॉप्ट करते आप, ये आप जहां अडॉप्ट करते जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर बनाना रहा रिवर के क्रॉस, ठीक है, या फिर स्ट्रीम के क्रॉस अगर आपको आपका स्ट्रक्चर बनाना रहा, और या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी वाटर बॉडी से, जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया, अगर उसके क्रॉस अगर आपको कोई फाउंडेशन कोई स्ट्रक्चर बनाना रहा, तो वैसे केस में आप वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रक्चर बनाने के वास्ते। और ये हिस्टोरिक प्लेसेस में और मोन्यूमेंटल प्लेसेस में आप क्या करते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाना है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बिल्डिंग बनाना है आपको, या मोन्यूमेंटल इंपॉर्टेंस बिल्डिंग बनाना है आपको, वैसे केस में भी आप वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अपना जो फेमस ताजमहल है, जो 7 वंडर्स में से एक आता, दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है ताजमहल, उसमें भी आप बोला जाता है कि वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल करें ये ताजमहल बनाने के वास्ते। और जब कभी भी आपको पानी की वजह से स्कोरिंग देखने को मिलेंगे, स्कोरिंग मतलब इंजीनियरिंग डिक्शनरी में, जब कभी भी आपका पानी की वजह से, पानी के स्पीड की वजह से क्या होगा, आपका मटेरियल घसे जाएगा या मटेरियल आपका उखड़ जाएगा, ठीक है, मटेरियल आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएंगे फाउंडेशन की। वो वजह से क्या करते हैं आप, वो वजह को प्रिवेंट करने की वजह से भी आप क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओपन कैशन बोलो या वेल फाउंडेशन बोलो, इसका इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। आप देख लीजिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है वेल फाउंडेशन। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे आप। मेनली इसमें 5 कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। पहला है कर्व्स, ठीक है, पहला है आपको ठीक है, वेल कर्व्स रेशियो मेंटेन करते हैं आप 2:1 का, ठीक है।
2:1 का, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2:1 का रेशियो इसके अंदर मेंटेन होता, और इन्हें इस्तेमाल करते ये कंपोनेंट इस्तेमाल होता वेल फाउंडेशन का लोड ट्रांसफर करने टू द सबसॉइल, सबसॉइल के पास लोड ट्रांसफर करने वेल कर्व को आप इस्तेमाल करते। नेक्स्ट अगर मैं पार्ट बोला तो वो है कटिंग एजेस। कटिंग एजेस बोलो या शार्प एजेस बोलो, इन्हें इस्तेमाल करते हैं आप ताकि आपका वेल जो है आपकी ग्राउंड के अंदर इजीली पेनिट्रेट हो जाना, यानी आसानी से अंदर आपका ग्राउंड के अंदर चल जाना, उस वजह से आप क्या करते हैं कटिंग एजेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैं बात बोला तो उसका है स्टीनिंग वॉल। ठीक है, स्टीनिंग वॉल क्या रहता है, बेसिकली एक साइड रहते वेल फाउंडेशन की, ये साइड को आप क्या करते हैं सीसी से बनाते, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट से बनाते, ये सीमेंट कंक्रीट 8cc से भी बनाते हैं आप, ठीक है, यानी इसके अंदर स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं आप। 8cc वॉल रहती है स्टीनिंग वॉल, इन्हें क्या करती है आपके कंक्रीट को या वेल फाउंडेशन को क्या करती है अंदर के सैंड फिलिंग जो रहती है उसको प्रोटेक्ट करती, और क्या करती है बाहर से वाटर से लेके डेड लोड से लेके सबसे के आपके वेल फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करती। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करा तो वो है बॉटम प्लग। जब कभी भी आपका स्ट्रक्चर अंदर चले जाएगा वेल फाउंडेशन, तो आप क्या करते हैं कंक्रीट लेयर बना देते, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड सरफेस से क्या होता प्रेशर ऊपर की तरफ आता, और ऊपर का उसका जो सेल्फ वेट जो रहता वेल फाउंडेशन का, उन्हें सेल्फ वेट क्या करता डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता। इस वजह से क्या होता आपका जो वेल फाउंडेशन है वो क्या होता डिस्टर्ब हो जाता और क्या होता डैमेज होना शुरू हो जाता। तो इस वजह से इसको प्रिवेंट करने की वजह से आप बॉटम प्लग प्रोवाइड करते, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वेल फाउंडेशन के निचले हिस्से में आप क्या करते सीमेंट कंक्रीट की लेयर बना देते, उसको बॉटम प्लग बोलते, ठीक है। बॉटम प्लग का मेन फंक्शन यही है कि लोड को क्या करना, लोड जो आ रहा डाउनवर्ड अपवर्ड प्रेशर जो आ रहा सॉइल की तरफ से और डाउनवर्ड प्रेशर जो आ रहा, इसकी वजह से क्या होना आपको क्या है डैमेज से प्रोटेक्ट करना वेल फाउंडेशन को बोल के आप क्या करते बॉटम प्लग प्रोवाइड करते। उसके बाद है वेल कैप। वेल कैप टॉप पे रहता है, ठीक है, ठीक है। वेल कैप में क्या होता है बेसिकली बोले तो जो पियर या कॉलम की वजह से ऊपर के स्ट्रक्चर की वजह से जो लोड आ रहा उसको क्या करना वेल फाउंडेशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेल फाउंडेशन को ट्रांसफर करना लोड, जैसा बीम ट्रांसफर करती लोड स्लैब का कॉलम को, वैसी तरीके से वेल कैप क्या करता ट्रांसफर करता लोड वेल को, कॉलम से वेल को ट्रांसफर करता लोड, ठीक है। ये हो गए 5 कंपोनेंट्स पार्ट थे इसके। इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये है कि जहां कहीं भी आपको वेल फाउंडेशन आपका सिंक करना है पानी के अंदर या लैंड के अंदर, वो लोकेशन आप डिजायर लोकेशन देख लेना। उसके बाद ये हैवी मशीनरी सेटअप्स के जरिए आप क्या करते हैं वेल को क्या करते सिंक कर देते पानी के अंदर। वेल एक बार पानी के अंदर सिंक हो गया तो सिंक होते वक्त इन्हें ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ओपन रहता है, ठीक है। एक बार जब इन्हें सिंक हो गया तो जब इन्हें इसको क्या करते हैं आप एक प्रॉपर लेवल तक सिंक कर देते, ठीक है। अगर इन्हें खुद का सेल्फ वेट इसका इतना वजन रहता कि इन्हें खुद ब खुद अपने आप क्या होता जमीन के अंदर जाके धंस जाता, लेकिन अगर आपको एडिशनल अगर सिंक करना है तो इसके ऊपर आप वेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एडिशनल स्टील के रॉ वो डाल देते, स्टील के बीम्स डाल देते, या फिर इसके अंदर ऊपर सैंड बैग्स डाल देते, सैंड फिलिंग डाल देते, ताकि इन्हें क्या होना ज्यादा वेट की वजह से क्या होना नीचे जाके सेटल होना, ठीक है। एक डिजायर्ड डेप्थ देख लेते हैं आपकी, ये डेप्थ तक हमको सिंक करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की मदद से आप डिजायर्ड लेवल सेट कर लेते कि ये लेवल तक हमको सेट करना है, ये लेवल तक हमको सिंक करना है, तो वो लेवल तक आप क्या करते वो वेल फाउंडेशन को आपके सिंक कर देते। सिंक एक बार वेल फाउंडेशन जब हो जाता तो उसके अंदर का जो पानी रहेगा वो आप डी वाटर कर लेते या बाहर निकाल लेते पंप की मदद से। पानी जब एक बार बाहर हो गया, जब पानी पूरा ज्यादा एक्सकेवेट हो गया वेल के अंदर से, एक ड्राई कंडीशन मेंटेन हो गई, तो आप क्या करते बॉटम प्लग बना देते, ठीक है। बॉटम प्लग में अभी जैसा समझाया, बॉटम प्लग मतलब सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर बना देते और सीमेंट कंक्रीट की सीलिंग कर देते आप, ताकि आपका पानी जो है अंदर नहीं आना किसी भी तरफ से। बॉटम प्लग बनने के बाद जो बीच की स्पेस रहेंगी वेल की, उसको आप सैंड फिलिंग कर देते, यानी सैंड से ढक देते, ठीक है। तो ताकि उसकी जो है ना वेट बढ़ जाना वेल फाउंडेशन का, और इसको क्या है कितना भी जो है ना पानी का प्रेशर रहो इसको क्या करता ना हटा नहीं सकना, उखाड़ नहीं सकना, इसको डैमेज पहुंचा नहीं सकना, और इसको क्या करना फेल नहीं कर सकना फाउंडेशन को। इसलिए आप बीच में क्या करते आप उसकी डेंसिटी इंक्रीज करने, उसका वेट इंक्रीज करने आप क्या करते बीच में सैंड फिलिंग कर देते। सैंड फिलिंग होने के बाद ऊपर वेल कैप रहता, वेल कैप क्या करता पियर से आने वाला लोड क्या करता नीचे स्टीनिंग वॉल को, सैंड फिलिंग को, आपके जो वेल रहेगा उसको ट्रांसफर कर देता, और वो ट्रांसफर होकर क्या होता नीचे सबसॉइल। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है, ये है मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे आप देखे होंगे आपका पूरा घर बनने उतना टाइम उतना वो नहीं लगता, उतना कॉस्ट नहीं लगता, उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 10 टाइम्स भी बोलो आप, उतना आपको जो है ना खर्चा रहता, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है इसके कि इसमें आपको क्या है टिल्ट और शिफ्ट नाम की एक एरर रहते, ठीक है। टिल्ट मतलब आपका जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वेल का वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं बैठता, बल्कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ठीक है, या ये साइड टिल्ट हो जाता या ये साइड टिल्ट हो जाता, ठीक है। और शिफ्ट मतलब जो आपका लोकेशन है वेल पे बैठने का, जहां वेल आपका बैठना चाहिए
वो लोकेशन पे नहीं बढ़ता, मतलब उसके थोड़ा आगे बढ़ता या थोड़ा पीछे बढ़ता या थोड़ा आजुक बढ़ता या थोड़ा बाजुक बढ़ता, लेकिन जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो लोकेशन पे उन्हें नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, शिफ्ट हो जाता, ठीक है, आजुक आजुक बाजुक क्या होता है, शिफ्ट हो जाता या टिल्ट हो जाता। तो ये हमेशा सिंकिंग करते वक्त बहुत ज्यादा सुपरविजन देखना पड़ता, कितना भी आप सुपरविजन देखो टिल्ट और शिफ्ट आपको आते ही आते आपके वेल फाउंडेशन में 90% चांसेस है टिल्ट और शिफ्ट आने के। फिर उसको रेक्टिफाई करना, टिल्ट और शिफ्ट कितना आया, फिर उसको क्या बनना चाहिए आप सही करना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता और बहुत ज्यादा सुपरविजन रहना पड़ता। इसके वास्ते जो है आपको मालूम ही होगा कि कितने ज्यादा एडवांस मशीनरी सेटअप्स लग सकते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा मशीनरी सेटअप्स लग सकते हैं इसको क्या सिंक करने के वास्ते, इसको बनाने के वास्ते, इसको लेके आने के वास्ते बहुत ज्यादा मशीनरी सेटअप्स लगते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा लगते हैं आपको, और बहुत ज्यादा स्किल वर्कर्स का और स्किल मशीनरीज का आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है वेल फाउंडेशन बनाने के वास्ते। जो नेक्स्ट टाइप रहेंगी वो है अर्थक्वेक रेसिस्टेंस फाउंडेशन या एंटी अर्थक्वेक फाउंडेशन। नाम से आप समझ गए होंगे ये फाउंडेशन क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है, जहां कहीं भी आपको जो है ना अर्थक्वेक प्रोन एरियाज रहते हैं, जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, ठीक है। ये कॉमनली कंस्ट्रक्शन में आता है, जैसे कि जापान में, और यानी ईस्टर्न साइड आपको जो है ना, नॉर्थ ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक के प्रोन एरिया ज्यादा रहते हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे आपको देखने को मिलता है। जापान में बहुत ज्यादा जो मॉडर्न घर बन रहे, ना कि ट्रेडिशनल घर नहीं, जो मॉडर्न घर बन रहे, वहां पे ये फाउंडेशन का आप इस्तेमाल करते हैं। ये फाउंडेशन का मॉडल बेसिकली ऐसा है कि इसके नीचे जो आपका फुटिंग का लेयर रहता, यानी आपका फाउंडेशन रहता, वो फाउंडेशन के ऊपर आप सब सुपर स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप क्या करते, एक शॉक ऑब्जर्वर्स लगा देते आप, ताकि इन्हें क्या होना, जब कभी भी आपका लैटरल मूवमेंट होना ग्राउंड का, लैटरल मूवमेंट जब होंगे आपके ग्राउंड के, तो जब भी आपका घर क्या होगा, लैटरली मूव होगा, ना कि आपका स्ट्रक्चर फेल होगा। आप देखे होंगे जब कभी भी अर्थक्वेक्स आते, लैटरल मूवमेंट होता ग्राउंड का, उसकी वजह से क्या होता, आपका कंक्रीट आपका जो कॉलम रहता या आपकी जो फुटिंग का ऊपर का लेयर रहता, वो क्या हो जाता, टूट जाता, साइड से टूट जाता, जिसकी वजह से घर आपका गिर जाता, ठीक है। आपके सपोर्ट से जब टूट जाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो वैसे केस में आप क्या करते, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के जो घर बनते, वहां पे क्या होते, आप शॉक ऑब्जर्वर्स लगा देते नीचे ऊपर लेयर में। इन लोगों क्या होते, जब कभी भी आपका स्ट्रक्चर जो है ना हीलिंग ग्राउंड के लैटरल मूवमेंट की वजह से, तो आपका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, मूव होगा इस तरीके से, ना कि बीच में से उन्हें क्या होगा, ब्रेक होगा, इस तरीके से उन्हें भी क्या होगा, मूव होगा, आगे पीछे होगा, लैटरल मूवमेंट उसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास सॉइल है, अगर बहुत कम बेरिंग कैपेसिटी की है, तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, मैट और रैट फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी डेप्थ जो है कम रखना है आपको, तो वहां पे आप ग्रिलेज फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी डेप्थ आप खोज सकते हैं ज्यादा अंदर तक, तो आप पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो है ना बहुत कम लोड है आपका, और सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी भी इनफ है, और आपको ज्यादा लोड भी नहीं है, और एक लिमिटेड हाइट है, तो वैसे केस में आप वॉल फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको थोड़ा खोदने के बाद अच्छी खासी डेप्थ मिल जाती, तो वैसे केस में आप आइसोलेटेड फुटिंग बोल सकते हैं, या सिंगल कॉलम फुटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई भी सिंगल कॉलम फुटिंग खरीदे एक दूसरे के, तो कंबाइन फुटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंबाइन फुटिंग अनइकोनॉमिकल है, तो स्ट्रैप फुटिंग का इस्तेमाल करके दो कॉलम को कनेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर आपको जो है ना हैवी स्ट्रक्चर्स बनाना है, मान लो ब्रिजेस बनाना है, ठीक है, और ऐसे चीज बनाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी है आपके पास, और आपको डिवाटरिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या इम्पॉसिबल है डिवाटर करना, पानी बाहर निकालना, वहां से ड्राई कंडीशन में काम कर सकना, ड्राई कंडीशन में वर्क कर सकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आप पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन का इस्तेमाल कर दें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल अल्लाह को सब्सक्राइब करिए।